हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके एप्लीकेशन तो है कई सारे। एक एप्लीकेशन तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने भी वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो जब से बचपन से हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, हमने अगर कोई ऑपरेशन सीखा है तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी सीखा है। अगर आपने प्लस करना सीखा है तो आपने माइनस करना भी सीखा है सामने। अगर आपने इनटू करना सीखा है तो डिवाइड करना भी सीखा है। अगर स्क्वायर लेना सीखा है तो स्क्वायर रूट करना भी सीखा है। ठीक है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री सीखा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सीखा। ओके, सो अभी डिफरेंशिएशन सीख लिया, उसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे। ओके, सो क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। दैट इज इफ डेरिवेटिव ऑफ fx is gx, अगर fx का डेरिवेटिव gx है, then the integral of gx is fx। ठीक है, fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रल विल बी fx। ठीक है, इसी को लिखेंगे कैसे? देखो, if dy dx of fx, ठीक है, fx का डेरिवेटिव है, dy dx of fx is equal to gx, then ये सिंबल्स थोड़े से समझो। ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है ये इंटीग्रल का होता है, और साथ में हम लोग इधर कुछ फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, जिसका भी इंटीग्रेशन करना होगा वो वाला फंक्शन लिखेंगे, और यहाँ पे dx लिखेंगे। तो यहाँ dx लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि इंटीग्रल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे d by dx से आप क्या समझते हो कि डेरिवेटिव जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x लिया जा रहा है। जैसे कि इंटीग्रल साइन के साथ अगर dx लिखा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इंटीग्रल जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x लिया जा रहा है, और ये जो बीच में इंटीग्रल और dx की ये जो बीच में यहाँ पे हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फंक्शन को लिखते हैं जिसका इंटीग्रल लेना है। ठीक है, तो ये देख लो, ये वाला जो साइन है दिस इज द इंटीग्रल साइन। इससे आपको पता चला कि इंटीग्रल करना है। ओके, ये dx से आपको पता चला कि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x। wrt मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx का ये मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये gx क्या है इस केस में? gx वो फंक्शन है जिसका इंटीग्रल लेना है हमको। सो दिस इज द फंक्शन टू बी इंटीग्रेटेड। इसको इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो लिखा है यहाँ पे। fx क्या है? तो gx का जो आंसर आया हमको, gx के इंटीग्रल का जो आंसर आया वो कौन सा फंक्शन है? fx आया। यहाँ पे लिखा था वो सब। ठीक है, इधर लिखा है। ठीक है, कि fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रल क्या आना चाहिए था? fx। ठीक है, तो fx क्या है? इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का ऑपोजिट, या प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको, ऑफ gx। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। पीछे प्लस c है। ठीक है, मेन आंसर तो देखो क्या है कि gx का इंटीग्रल लिया तो उसका मेन आंसर तो fx है। ठीक है, मेन आंसर तो उसका fx है, पर ये प्लस c है पीछे। प्लस c क्या होता है? ये c क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हर आंसर में हमको लगाना है। हर बार जब हम लोग इंटीग्रल करेंगे तब हमको ये प्लस c लगाना है। क्यों और इसका क्या मीनिंग है, क्यों लगा रहे हैं, वो उस पे आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी तो तुम ये समझो कि मेन क्या है कि gx का इंटीग्रल का आंसर, मेन आंसर क्या आया? fx आया। ठीक है, ये प्लस c को क्यों किया वो हर क्वेश्चन में करना होगा, उसका रीजन क्या है उसमें मैं आता हूं अभी। ठीक है, c को बोलते क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी मींस इसकी जगह आप कोई भी कांस्टेंट सोचो, 2 सोच लो, -5 सोच लो, 18 सोच लो, 500 सोच लो, जो भी सोच लो। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। You may pause the video and note down. So अभी भी हमने क्या सीखा? अगर fx का डेरिवेटिव gx आ रहा है तो gx का इंटीग्रल क्या आएगा? gx का इंटीग्रल क्या आएगा? fx प्लस c। ठीक है, fx तो मेन आंसर है, हमने बोला प्लस c जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको ऐड करना पड़ेगा हर बार इंटीग्रल लेते टाइम। उसका मुझे रीजन बताना है आपको। ठीक है, तो क्या है देखो, जैसे कि d by dx of x square क्या? x square का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? 2x। ओके, तो 2x का इंटीग्रल करने पे x square आना चाहिए। सो इंटीग्रल 2x dx शुड बी x square। ओके, उसी तरह x square plus 8 का डेरिवेटिव। ठीक है, x square plus 8 का डेरिवेटिव कितना आएगा? पहले x square का डेरिवेटिव लिखना है which will be 2x plus 8 का डेरिवेटिव लिखोगे that will be 0। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x square plus 8 का डेरिवेटिव में कितना आया? 2x। तो 2x का इंटीग्रल कितना आएगा? x square plus 8। ओके, dy dx of x square minus 5 lakh।
ओके, ये भी कितना आएगा सिमिलरली 2x, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से 2x का इंटीग्रल कितना आएगा x² - 5 आएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि इंटीग्रल 2x dx कितना होगा, तो मैं क्या लिखूं इनमें से, तीनों में से, ठीक है। तो इन जनरल क्या होता है कि x² के साथ आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ दो, कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये डेरिवेटिव में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ओके। तो x² में आप कोई भी रैंडम कांस्टेंट जोड़ दो, तो d/dx ऑफ x² + c विल बी x² का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। आंसर तो हमको 2x ही मिलेगा, इसलिए 2x का इंटीग्रल कितना आ जाएगा x² + c, जहां पे c क्या है, आपको जो सोचना है वो वाला कांस्टेंट सोचना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। और क्योंकि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है, इसके लिए इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। इनडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट ना हो, जो पक्का ना हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं है, उस वजह से इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आई होप समझ में आया होगा, आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। Let us look at a few examples. पहला है इंटीग्रल cos x dx, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे जो भी आंसर आने वाला है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पे cos मिलना चाहिए, am I right? तो कौन से फंक्शन के डेरिवेटिव में cos x अपीयर करेगा, ठीक है। तो उसका जवाब है sin x, क्योंकि हमको पता है कि d/dx of sin x is equal to cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रल क्या होना चाहिए, sin x, ओके। sin x तो ये हो गया sin x, और प्लस c करना है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल e raised to x dx। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव e raised to x होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं e raised to x ऐसा फंक्शन है जो खुद का ही डेरिवेटिव होता है, करेक्ट। d/dx of e raised to x is e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, तो e raised to x का इंटीग्रल भी e raised to x, ठीक है। और ये मैंडेटरी प्लस भी लिखना है, ओके। इसके बाद 1/√1 - x² dx, इंटीग्रल 1/√1 - x² dx। तो अब यहाँ ऐसा फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव करने पे 1/√1 - x² आता है। तो ये किसके डेरिवेटिव में अपीयर करता है, अगर ये सोचें हम तो एक तो आता है sin इनवर्स x के डेरिवेटिव में। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/√1 - x², ओके। अब ये अपीयर को cos इनवर्स x के डेरिवेटिव में भी करता है। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 - x²। तो ये माइनस नेगेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, d/dx of cos inverse x ना लेके I will take minus cos inverse x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos inverse x। और जैसा कि आप जानते हैं डेरिवेटिव लेते टाइम जो कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। आई होप ये वाला रूल पता होगा, d/dx of k fx is nothing but, इसमें से k कांस्टेंट है, दिस कैन बी टेकन आउट, k बाहर आ गया, d/dx of fx बचा, ओके। ये काम कर सकते हैं, इधर माइनस है, ये -1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ गया, बचा क्या, d/dx of cos inverse x। और d/dx of cos inverse x क्या होगा, -1/√1 - x²। और ये दोनों माइनस नेगेट हो जाएंगे तो प्लस ही बचेगा, फिर तो 1/√1 - x² बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखा आपने, इन दो पे फोकस करना, एक ये और एक ये, ठीक है। तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, 1/√1 - x²। तो 1/√1 - x² का इंटीग्रल क्या आना चाहिए, sin इनवर्स x। तो ये मेरा पहला आंसर है, sin इनवर्स x + c, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फोकस करना कि माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आया, अगेन ये कितना बन गया, -1 प्लस हो गया, तो 1/√1 - x²। तो 1/√1 - x² का इंटीग्रल कितना आएगा, दैट इज -cos इनवर्स x, ओके। सो इट कैन बी रिटन एज -cos इनवर्स x + c also. Both the answers are correct, okay. You may pause the video and note it down.
नाउ लेट अस लुक एट द इंटीग्रल्स ऑफ अ फ्यू बेसिक फंक्शंस। तो सबसे पहला है इंटीग्रल x रेज़ टू n dx। ये क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, यानी x स्क्वायर x क्यूब टाइप का जो इंटीग्रल होगा ये उसका है। आप लोग नोट करते जाना कैसे आता है, वी विल लुक इनटू दैट, डेरिवेशंस हम लोग देखेंगे। सो x रेज़ टू n का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, तो पावर आपको 1 से बढ़ा देना है और फिर इसी बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देना है। ओके, आई विल रिपीट। जैसे एग्जांपल आप समझो, x रेज़ टू 3 dx करना है अगर हमको, तो ये क्या बनेगा, पावर में 3 है तो इसके आंसर में पावर में 4 आ जाएगा और अपॉन में भी 4 आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ आएगा। x रेज़ टू 7 होगा अगर उसका इंटीग्रल करना है तो x रेज़ टू 8 अपॉन 8 प्लस c। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये बोली है कि n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, n -1 होने से क्या प्रॉब्लम आएगा, इधर जो डिनोमिनेटर है दैट विल बिकम 0। ओके, तो n अगर -1 हो तो फिर इंटीग्रल क्या आएगा, हमको ये दिमाग में आ रहा है। तो n अगर -1 हो तो ये क्या बनेगा, x रेज़ टू -1, x रेज़ टू -1 मतलब 1/x। तो ये हमारा सेकंड इंटीग्रल है। तो 1/x का इंटीग्रल क्या है, तो ln mod x। तो जैसे कि हम लोग ये वाला पार्ट तो देख चुके हैं कि ln mod x का डेरिवेटिव 1/x होता है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीखा है। ln mod x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln mod x। और ये बात भी आपको पता ही है, log में जो आर्गुमेंट होता है दैट हैज टू बी पॉजिटिव, इसलिए x पे mod लगा हुआ है। ओके, थर्ड वन इज इंटीग्रल sin x इज इक्वल टू -cos x प्लस c। sin x का इंटीग्रल -cos x होगा और cos x का इंटीग्रल sin x आएगा। फिर नेक्स्ट इज sec square x dx का इंटीग्रल, sec square x का इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल sec square x dx, दिस इज हाउ मच tan x plus c। ठीक है, ये भी आपको पता है tan x का डेरिवेटिव इज sec square x, sec square का इंटीग्रल विल बी tan x। ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह sin x का डेरिवेटिव इज cos x, तो cos x का इंटीग्रल विल बी sin x। ठीक है, ये वाला फटाफट समझ लें। तो इंटीग्रल sin x इज इक्वल टू -cos x लिखा है। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे इंटीग्रल sin x कितना आएगा, तो मुझे ऐसा फंक्शन सोचना है जिसके डेरिवेटिव में sin आता हो, तो वो तो cos है। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos क्या आता है, दैट इज -sin x, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, तो मुझे तो इधर sin चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में भी किया था, हम लोग -cos x का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस, पहले ये वाला माइनस पहले बाहर निकलेगा, माइनस बचा क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x, so this will be minus sin x which is sin x। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके ओके, सो आई थिंक ये चारों इफेक्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ये वाला क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट इज इंटीग्रल cos x square x dx। ठीक है, cos x square का इंटीग्रल विल बी -cot x, क्योंकि हमने देखा था cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cos x square। आई होप ये माइनस का जो अदला बदली है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हमने वो sin cos वाला किया था उसी तरह से। ओके, sec x tan x का इंटीग्रल विल बी sec x plus c, cosec x cot x का इंटीग्रल विल बी -cosec x plus c, a raised to x का इंटीग्रल विल बी a raised to x upon ln x। अभी ये सब तो डेरिवेटिव से ही आ गया। ठीक है, ये वाला एक मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। ओके, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर दो। The next is integral e raised to x dx, that will be e raised to x plus c। ये हम लोग देख भी चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रल 1 upon root of 1 minus x square dx। अगेन ये वाला भी हमने देखा था, ये इसको sin inverse x plus c भी लिख सकते हो और minus cos inverse x plus c भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज उसी लॉजिक से इंटीग्रल 1 upon 1 plus x square। अभी 1 upon 1 plus x square किसके डेरिवेटिव में आंसर में आता है, तो tan inverse x और cot inverse x दोनों में आता है। ठीक है, ये वाला इधर देख लो, d by dx of tan inverse x करेंगे तो ये आ जाएगा 1 upon 1 plus x square, और उसी तरह d by dx of cot inverse x करेंगे तो आएगा -1 by 1 plus x square। ये माइनस वाला वही अरेंजमेंट, अगर मैं माइनस cot inverse x का डेरिवेटिव ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 upon 1 plus x square। ठीक है, तो 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रल क्या आएगा, I can write it down as tan inverse x
और माइनस कॉट इनवर्स x, बाकी पीछे प्लस ही लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज इंटीग्रल 1 अपॉन mod x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx व्हिच इज अगेन सेकंड इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव भी आता था और उसी तरह cosec इनवर्स x में नेगेटिव आता था, इसलिए माइनस cosec इनवर्स x प्लस c, ठीक है। लास्ट में इंटीग्रल k dx, ये इंटीग्रल k dx है, k कोई कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 5 है मान लो, इंटीग्रल 5 dx, तो 5 का इंटीग्रल क्या आएगा, वो कांस्टेंट किसके इंटीग्रल में आता है, किसके डेरिवेटिव में आता है, ठीक है, तो kx प्लस c, ठीक है। kx का अगर आप डेरिवेटिव लोगे, k तो बाहर निकल आएगा और जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी 1, तो क्या बचेगा, kx का डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे, k का इंटीग्रल क्या मिला, kx। देखो ये समझ में आ रहा होगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए तो एक दो फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं। मैंने ये दो फॉर्मूला सेलेक्ट किए क्योंकि बाकी सारे जो फॉर्मूला थे इंटीग्रल वाले वो तो सीधा डेरिवेटिव से ही आ जाते हैं, तो एंटी डेरिवेटिव लेने में आ जाता है। ओके, सो ये इंटीग्रल x टू n का फॉर्मूला है जो दैट इज x टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये कहां से आता है, तो सोचो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए था जिसका डेरिवेटिव x टू n आएगा। ओके, सो आप खुद ही सोचो, ये x टू n मतलब x के ऊपर कुछ पावर वाली बात है। ओके, n तो कोई भी एक नंबर होगा 4 5 6 व्हाटएवर। ओके, तो ये कहां ऐसा कुछ कहां दिखता है, तो डेरिवेटिव के अंदर हमने ये किया था dy dx ऑफ x रेज़ टू n, ये क्या होता है n आगे आ जाता है और पावर x से कम हो जाता है, ऐसा करके हमने याद रखा हुआ है। ओके, जैसे कि x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, x रेज़ टू 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल 3 आगे आता है और पावर x से कम होके x स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो वही वाला चीज यूज करेंगे। ओके, सो आप खुद ही सोचो, अगर मुझे आंसर में डेरिवेटिव के आंसर में अगर मुझे x रेज़ टू n चाहिए, पावर x से कम होता है, ठीक है, तो मुझे किसका डेरिवेटिव लेना चाहिए, उसके आंसर में मुझे x रेज़ टू n मिल सके तो मुझे एक ज्यादा पावर वाले का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि वो घट के और x रेज़ टू n जैसा कुछ मिले। इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग लेते हैं dy dx ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, अगेन इसी लॉजिक से पावर आगे आएगा, n प्लस 1 आगे आया और x के ऊपर एक कम पावर लिखना है। ठीक है, यहाँ n था तो यहाँ n माइनस 1 बना, तो x के ऊपर एक कम पावर लिखना है, n प्लस 1 से एक कम क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n। ओके, पर हमें तो आंसर में सिर्फ x रेज़ टू n चाहिए, ये एक कांस्टेंट x का आ गया। ओके, तो अब इसको बनाना है तो वही वाला लॉजिक लगाएंगे जो पहले भी लगा चुके हैं। ओके, सो ये मिटा देता हूँ। क्या करेंगे, ये हटाने का क्या मतलब, डिवाइड करना है, n प्लस 1 को डिवाइड करना मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन में मैं कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, n प्लस 1 एक नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट बाहर आ गया। बाकी क्या बचेगा, x रेज़ टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव, x रेज़ टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव, ऐसा कुछ। ओके, और x रेज़ टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये n प्लस 1 आगे x रेज़ टू n। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n प्लस 1 आगे x रेज़ टू n, और अब ये दोनों कैंसिल हो गया, जैसे कि हमने सोचा था आंसर में क्या आ गया, x रेज़ टू n। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव x रेज़ टू n है तो x रेज़ टू n का इंटीग्रल x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। याद कैसे करेंगे, पावर एक से बढ़ा देना और उसी बड़े हुए पावर से डिवाइड करना है। ओके, सो एग्जांपल में अगर हमने लिखा x रेज़ टू 5 dx, तो ये क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 6 अपॉन 6 प्लस 6। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इसका देखिएगा, a रेज़ टू x dx का इंटीग्रल क्या है, a रेज़ टू x अपॉन ln a। ठीक है, सो अगेन हम इसका आंसर ऐसा कुछ फंक्शन आता, इसका आंसर ऐसा कुछ फंक्शन आता जिसका डेरिवेटिव a रेज़ टू x आने वाला है। ओके, तो कहां दिखता है वो हमें, डेरिवेटिव में कहां दिखता है, तो a रेज़ टू x का जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना आता है, a रेज़ टू x इनटू ln a। अब यहां पे समझने वाली बात है कि x तो वेरिएबल है, a एक कांस्टेंट है, a एक कांस्टेंट होने की वजह से ln a पूरा एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगेन मुझे कांस्टेंट नहीं चाहिए, वही लॉजिक तो यहां लगाया था। ओके, क्या करूंगा मैं इधर कांस्टेंट से डिवाइड कर देता हूं, तो अपॉन वाला कांस्टेंट डेरिवेटिव लेते टाइम बाहर आ जाएगा जैसे इसमें आएगा। ओके, और उस ln a के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो dy dx ऑफ
a raised to x upon ln a करेंगे तो ये 1 upon ln a कांस्टेंट के हिसाब से बाहर आ गया, बाकी बचेगा आपको d by dx of a raised to x and d by dx of a raised to x is what? A raised to x into ln a. Now this ln a and ln a get cancelled and you are left with a raised to x. So इस फंक्शन का डेरिवेटिव a raised to x, तो a raised to x can be a raised to x upon ln a. I hope this is clear. You may pause the video and note it down.